लाइक कर दो गुरु, पेन दे दीजिए, पेन मारकर सामने है वहां। गुरु आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। कुल 112 क्वेश्चन, आज पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन आज है। आज का सेशन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन हमने स्वयं तैयार किया है बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से। और जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं ना, वो लोग भी क्या कर दीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। फेसबुक वाले लोग, आपका तो आसान है शेयर करना, शेयर बटन पर दबाइए, शेयर नाउ कर दीजिए। गुरु फेसबुक वाले 43 लोग जुड़े हैं, सेशन को बस शेयर कर दीजिए सभी लोग। मनोरंजन कुमार जी, विनय कुमार जी, सभी गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। सेशन को शेयर कर दीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का निधन किस वर्ष हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का निधन किस वर्ष हुआ था? गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ये वही गोखले हैं गुरु, ये वही गोखले हैं जिनके पत्रिका का नाम था सुधारक, जिनके पत्रिका का नाम था सुधारक। और ये वही गोखले हैं जिन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बनाया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था, इंडिया सोसाइटी बनाया था। ये वही गोखले हैं जिनको 1905 के बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। बनारस के कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष चुना गया, अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। और फिरोज शाह मेहता ये बंबई त्रिमूर्ति के पार्ट थे, इनको बंबई त्रिमूर्ति कहा जाता था। बंबई त्रिमूर्ति, इसमें 3 लोग शामिल थे। बंबई त्रिमूर्ति में 3 लोग थे, एक फिरोज शाह मेहता, दूसरे बदरुद्दीन तैयब जी और तीसरा केटी तेलंग। बंबई त्रिमूर्ति में 3 लोग थे, कौन कौन? फिरोज शाह मेहता के बाद बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग। 3 लोग को बोलते हैं बंबई त्रिमूर्ति। नोट करिए, क्योंकि इससे स्टैंडर्ड जीके आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा जरूर। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग भारत का ग्लैड स्टोन भी कहते हैं, भारत का ग्लैड स्टोन भी कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैड स्टोन कहते हैं। इन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। इनकी पत्रिका का नाम है सुधारक। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने। 1905 में ही कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और फिरोज शाह मेहता किसमें शामिल है? बंबई त्रिमूर्ति में। और फिरोज शाह मेहता के भी एक पत्रिका था, इनके पत्रिका का नाम था स्वराज। क्वेश्चन आता है, स्वराज नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? स्वराज नामक पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया था। और इन दोनों का निधन हुआ 1915 में। इन दोनों का निधन, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सेशन को लाइक कर दो गुरु। तुम लोग कंजूसी करते हो ना, एक दिन कैमरा में घुसेंगे हम, अब 2-3 फैट दे के आएंगे फिर उधर से। लाइक करो ना तो हम लाइक कर देंगे जाके तुमको, तुम नहीं करोगे तो इधर से फैटिया देंगे। भाई लिखो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अरे अभी ना मास्टर हो भाई, जब मास्टर बनोगे तो देखा जाएगा। चलिए भाई, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता के राजनीतिक गुरु कौन थे भैया? दोनों कब मरे? 1915 में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जरूरी है। क्योंकि आपको हम फैट से मारने की बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपका ध्यान हमारी तरफ रहे। दूसरी बात है कि नहीं रहेगा तो रियल में फैट याद देंगे। चलो, नहीं फैट से माने तो हथौड़ी ले आएंगे, हमर से हमरेज कर देंगे। चलो गुरु आगे आ जाओ। चलिए, और हारना मना है गुरु, हारना नहीं है। दादा भाई नौरोजी का निधन किस वर्ष हुआ? दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन, या इन्हीं को हम मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहते हैं, मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहते हैं। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जो 1886, 1893, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये 3 साल ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 3 बार क्या रहे गुरु? अध्यक्ष। आज आराम से पढ़ा रहा हूँ, सेशन को लाइक कर दीजिए। आज का सेशन आपको ऐतिहासिक बनाना है, आज के सेशन को ऐतिहासिक बनाना है। तो जुड़ गए, रुकिए मत, पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। चलो गुरु, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। 1896 में कहा, 1896 में भैया कलकत्ता में अध्यक्ष बने। 1893 में लाहौर में, और 1906 में फिर कलकत्ता में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। पहली बार स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया था। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने किताब लिखा, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। इन्होंने किताब लिखी, ये किताब इनकी है, घेर देता हूँ। ये दादा भाई नौरोजी का बुक है, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इंडिया। दादा भाई नौरोजी नहीं, पहली बार भारत का क्या निकाला? जीडीपी। पहली बार भारत का जीडीपी निकाला। जीडीपी का मतलब राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम। पहली बार भारत का नेशनल इनकम किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी। पहली बार प्रति व्यक्ति आय भी किसने निकाला? प्रति व्यक्ति आय कितना? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय निकालने वाला भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला? भारत। बिल्कुल सही, 30 जून 1917, सही बोल रहे हैं आप। 30 जून 1917 को दादा भाई नौरोजी का डेथ हुआ। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन।
मिस्टर नैरो मेजोरिटी 1896, 1886, 1893, 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनकी किताब का नाम है पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, नोट कर लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है। ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष पूछे, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेशन लाइक कर दो गुरु। 1809 लोग जुड़े हो, लगता है कि फैटम फैटी हो जाएगा। 1889 जुड़े हो और लाइक है 1160। देखिए आपके लाइक से कुछ नहीं होता। एक्चुअली मैं लाइक में इसलिए कहता हूं करने कि आपके लाइक करने से बहुत दूर दूर तक सेशन फैलता है। तो गुरु हम चाहते हैं कि बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है, खाली क्वेश्चन का आंसर टिकना हो रहा है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं, तो गुरु सबको मिलना चाहिए। एक बार कोना कोना में फैल जाए। हम झोपड़ी तक जाना चाहते हैं, जिस झोपड़ी में मोमबत्ती जला के लोग किरासन तेल में पढ़ाई कर रहा है और बड़ा बनने का सपना देख रहा है, हम उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। चलिए गुरु स्क्रीनशॉट ले लो। 1917 30 जून 1917 को इनका डेथ हो गया। आगे आइए, हम बोर्ड से हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। भारत में कितनी बार संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। संसद का ज्वाइंट सेशन कितनी बार बुलाया गया है? संसद का ज्वाइंट सेशन कितनी बार बुलाया गया? 3 बार बुलाया गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर, दहाड़ते रहो गुरु। आसपास में कोई टिके नहीं, इतनी पढ़ाई करो। हम कहते हैं कि तुम घर पे 200 MCQ लगाओ, तो तुम करो जाके क्या 400 MCQ लगाओ। एकदम से अति हो जाना चाहिए, इतनी पढ़ाई अति होना चाहिए, अति। कोई आराम नहीं, आराम हराम है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। इनका नारा था, क्वेश्चन आएगा कभी कभी आता है भी, आराम हराम है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी। 3 बात याद रखो। देखो आज एक्स्ट्रा जानकारी खूब दे रहा हूँ भैया, जरा सा सेशन को लाइक कर दो गुरु। आराम से नहीं मिलता यहाँ पर, इस धरा पर इस मृतलोक में भगवान राम को भी मेहनत करना पड़ा राजा बनने के लिए, बन भटकना पड़ा। तो हम लोग तो छोटा मोटा इंसान है जी, हम लोग को भी यहाँ इस मिट्टी का एक कण, कोई भी कण मिलेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल मानिए, बिना मेहनत के इस धरती पर किसी को कुछ नहीं मिला। अगर मिला, हम लोग कुछ ऐसे भी बच्चे अरबपति के बच्चे हैं, ठीक है, मिल गया मैं मानता हूँ, लेकिन टिकेगा तभी जब आदमी मेहनत करेगा। मिलने से कुछ नहीं होता। इसलिए भैया मेहनत करिए, करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये भी बात क्लियर है। इसलिए प्लीज रात दिन एक कर देना है गुरु। चलिए बोला था शुरुआत में ही, ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल से पाना है। इस किससे करना है गुरु? किताबों से, लक्ष्य से। इतना प्यार, बेइंतहा मोहब्बत करनी है कि भाई सारा जर्रा जर्रा प्रकृति आपको मिलाने के लिए लग जाए। इतनी मेहनत करी रात दिन। ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल से पाना है। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। कोई साथ न दे मेरा, लाइन सुने ना, कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है गुरु। जलना है और जलना है गुरु। 3 बार अभी तक ज्वाइंट सेशन 3 बार बुलाया गया, 1961, 1978 और 2002। 3 बार संसद का ज्वाइंट सेशन 3 बार बुलाया गया। 1961 में दहेज प्रथा विधेयक को लेकर, दहेज प्रथा कानून को लेकर। 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक को लेकर, ये सब विधेयक है, बैंकिंग सेवा विधेयक को लेकर 1978 में। और 2002 में आतंकवाद निरोधी विधेयक को लेकर 3 बार, आतंकवाद निरोधी विधेयक को लेकर 3 बार लाया गया है। संसद का ज्वाइंट सेशन गुरु, ये हमेशा याद रखो, केवल साधारण विधेयक, केवल ऑर्डिनरी बिल, केवल साधारण विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है। केवल लगा दिया हूं, केवल साधारण विधेयक के लिए ही बुलाया जा सकता है, लिए ही बुलाया जा सकता है, और किसी के लिए नहीं। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए धन विधेयक। नया क्वेश्चन भी लाएंगे गुरु, इसमें नई बात आपको बताने जा रहे हैं। हर क्वेश्चन अगर रिपीट भी होगा ना, मेरे तरफ से निश्चिंत तुम रहना, क्वेश्चन रिपीट भी रहेगा ना तो कुछ नई बात उसमें ऐड होगा। पुरानी बात जो बताया था वो तो रहेगा ही, साथ में कुछ नया चीज भी ऐड होगा। टेंशन ना लो तुम, कुछ ना कुछ चीजें आपको नया मिलेगा। इसलिए बिल्कुल पेशेंस से सुनते रहिए गुरुदेव, भविष्य के गुरु जी। सुनिए गुरु भाई, क्या नया मिलेगा मैं बताऊंगा। केवल साधारण विधेयक के लिए ही बुलाया जा सकता है क्या? केवल साधारण विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है क्या संसद का ज्वाइंट सेशन? बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति। बुलाता कौन है भैया? बुलाता कौन है? तो गुरु बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन बुलाता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है कौन? यहाँ नया मिल रहा है, देखो। उसकी अध्यक्षता करता है गुरु कौन? लिखो, उसकी अध्यक्षता करता है, चेयरमैनशिप देता है कौन? उसकी अध्यक्षता करता है, लिखो गुरु, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। अब आप कहें सर क्या नया है? ये पहले भी बताए थे, नया क्या है? देखो नया क्या है। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लिखो यही नया है, अनुच्छेद 118(1) के तहत। ये चीज पिछले क्लास में नहीं बताए थे गुरु भाई। इसको बुलाता है राष्ट्रपति। संसद का ज्वाइंट सेशन केवल साधारण विधेयक को बुलाया जा सकता है, बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 118(1) के तहत अध्यक्षता करता है। उसके लिए कौन अनुच्छेद है? 118(1) और उसको बुलाता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। यानी ज्वाइंट सेशन को लेकर
दो अनुच्छेद याद कर लो। बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत और उसकी अध्यक्षता किया जाता है अनुच्छेद 118(1) के तहत। दोनों नोट कर लीजिए। चलो 3 बार अभी तक बुलाया जा चुका है ज्वाइंट सेशन, संसद का ज्वाइंट सेशन 3 बार। कब कब? 1961, 1978 और 2002। जब पहली बार बुलाया गया तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरी बार बुलाया गया तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और तीसरी बार बुलाया गया तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पहली बार बुलाया गया तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, दूसरी बार बुलाया गया तो भैया मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और तीसरी बार बुलाया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 118(1) याद रखिएगा। एक बात और बता दें कि अगर संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, एक चीज और मैं आज बता देता हूं, देखो नया क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक बार और बताता हूं गुरु, नई चीज। जब संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया और लोकसभा का स्पीकर अनुपस्थित है, लोकसभा का स्पीकर नहीं है चेयर पे, तो क्या होगा गुरु? उसके जगह पे डिप्टी स्पीकर करेगा। लोकसभा स्पीकर नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, तो उपाध्यक्ष ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का। यदि वो भी नहीं है तो भैया राज्यसभा का कौन करता है? डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति। अगर लोग ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो गुरु उसके जगह पे करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर मान लीजिए वो भी अनुपस्थित है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति करता है क्या? ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता। कौन सा अनुच्छेद? 118(1). अब बुलाया जाता है 108। नई बात मिलता है, नई कली खिलता है। आगे आओ नेक्स्ट। इनमें से कौन सी समिति सभी के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं? इनमें से कौन सी समिति है जिसके सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं? भाई लोक लेखा समिति, देखो नई बात बता रहा हूं, 1921 में बना। लोक लेखा समिति कब बना था? 1921 में। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति 1965 में बना, और प्राकलन समिति भी 1921 में बना। नोट कर लो। और लोक लेखा समिति, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, कुल 22 मेंबर। यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, यहाँ भी कुल 22। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति में भी 22 और लोक लेखा समिति में भी 22 गुरु। और प्राकलन समिति में केवल लोकसभा के मेंबर हो। यही पूछ रहा है कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं? 30। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर। और ये इसका आंसर हो जाएगा प्राकलन समिति। प्राकलन समिति को ही बोला जाता है आकलन समिति। आकलन समिति लिखो, प्राकलन समिति को ही बोलते हैं आकलन समिति। और ये समिति करता क्या है? सरकारी खर्चों को कम करने की सलाह देता है। किस तरीके से सरकारी खर्चे में कमी लाई जाए, किस तरीके से सरकारी खर्च में कमी लाई जाए, ये इसका सुझाव देता है। प्राकलन समिति का काम क्या है? इसका नाम है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी अंग्रेजी में। ये करता क्या है? सरकार को बताता है कि किस तरीके से खर्चा करिएगा तो आपको कम खर्चा में काम चल जाएगा। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, सरकारी उपक्रम जैसे ओएनजीसी। सरकारी उपक्रम का माने सरकारी उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मतलब जो सरकार के अंदर हो, ऑटोनोमस पर सरकार के अंदर हो, जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, भेल, गेल, ये सब क्या है? सरकारी उपक्रम। किस तरीके से उनको चलना है, इसका सलाह कौन देता है? सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। और लोक लेखा समिति क्या करता है? ये करता है सरकारी खर्चों की जांच, री एग्जामिन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब कि कैग द्वारा सबसे पहले सरकारी खर्चों की जांच कौन करता है? कैग। सबसे पहले सरकारी खर्चों की जांच कौन करता है? कैग। और फिर कैग के रिपोर्ट को फिर दोबारा कौन जांच करता है? लोक लेखा समिति। लिखो, कैग के रिपोर्ट की पुनः जांच कौन करता है गुरु? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करता है। इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। चलिए गुरु एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका तीनों का काम बता दिया, प्राकलन समिति या आकलन समिति का काम बता दिया। जितना बात बताता हूं ना, आप हाथ में कॉपी कलम लेके बैठिएगा। मेरे क्लास में जब भी बैठना हो तो कॉपी कलम लेके बैठिए। मेरे क्लास में जब भी आते हैं तो कॉपी कलम लेकर आओ गुरु, और कान में ईयरफोन लगाए रखो, कंसंट्रेशन से लिखते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि हार ना मना है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भाई धूपगढ़, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी, ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केरल की तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी, उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। और पारसनाथ, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर। धूपगढ़ की ऊंचाई, पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर। अनाईमुदी की ऊंचाई 2697 मीटर और महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर। नोट कर लीजिए, महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर। लिखो, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची धूपगढ़। सबकी हाइट लिखा है। केरल की तथा पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर। नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो। अनाईमुदी केरल में है गुरु। और मैं बता दूं कि झारखंड में जो पारसनाथ शिखर है वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। लिख लो, झारखंड का पारसनाथ शिखर जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। जैन धर्म, यहाँ जैन धर्म के लोग रहते हैं। ये जो धूपगढ़ चोटी है मध्य प्रदेश का, यहाँ पंचमढ़ी है। क्या है गुरु? पंचमढ़ी। क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ है गुरु? पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक जगह है पंचमढ़ी, वहीं पर है धूपगढ़ चोटी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुदी केरल की और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। और पारसनाथ लिख लीजिए, जैन धर्म के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। पारसनाथ जैन मतावलंबी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अच्छा, एक बताओ, आप लोग फॉर्म भर दिए ना जी? आप लोग फॉर्म भर दिए? एक बार
बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। 14 आज रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है, रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है, देख लीजिए, फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो जाना चाहिए। चलिए, भारत में अच्छा को भरना था स्टेट 1 स्टेट 2 अन्य, उसमें आप स्टेट 1 या 2 भरिएगा, अन्य में मत डाल दीजिए, गलत हो जाएगा। चलो, भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य में मिलता है? अभ्रक की बात करें, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइका। माइका, और माइका जो है बिहार में गंगा जी के रेत में भी मिलता है। बिहार में जमुई में और गंगा जी के रेत में, गंगा जी यानी गंगा नदी लिखो भाई, गंगा नदी के रेत में भी मिलता है अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, उसके बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है, ये बता चुके हैं, और तीसरा स्थान है झारखंड का, तीसरा स्थान है झारखंड का। अभ्रक लिखो, विद्युत का कुचालक है, अभ्रक विद्युत का कुचालक है, कुचालक। अभ्रक उष्मा का सुचालक है, उष्मा का सुचालक लिख लो भैया। सुचालक मतलब गुड कंडक्टर, कुचालक माने बैड कंडक्टर। अभ्रक से विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, पर हीट पास करता है, इसीलिए अभ्रक का सबसे अधिक उपयोग, अभ्रक का सबसे अधिक उपयोग करते हैं हम लोग विद्युत उद्योग में। अभ्रक का सबसे अधिक उपयोग करते हैं हम लोग विद्युत उद्योग में, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में। अभ्रक का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत उद्योग में। माइका, अभ्रक विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक होता है। बिहार में जमुई और गंगा जी के रेत में अभ्रक मिलता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है गुरु? आंध्र प्रदेश। एक बात और जान जाइए, अभ्रक का सबसे अधिक उपयोग विद्युत उद्योग में होता है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अभ्रक भारत में ही मिलता है, पूरे विश्व में सबसे अधिक अभ्रक भारत में मिलता है, भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे कुछ नए सवाल भी हैं, 112 सवाल है टोटल। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, हम हट जा रहे हैं गुरु, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, जब भी हटे आप मौका की तलाश रखिए। हाल ही में भारत के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय मुख्यालय खोला गया है? आपका टेस्ट भी है, आप पहले भी बता चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय मुख्यालय। बाकी अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय मनीला में है। मनीला, फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी मनीला। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। और क्षेत्रीय मुख्यालय खोला गया है बनारस में, क्षेत्रीय मुख्यालय खोला गया बनारस में। बनारस की बात करेंगे तो बनारस में डीजल इंजन बनता है। रेल का क्या बनता है गुरु? रेलवे का डीजल इंजन, DLW। भाई रेलवे में क्या बनता है? डीजल इंजन। बनारस में ही रेलवे का डीजल इंजन, यानी कि बनारस के कहाँ? मडुआडीह। बनारस के अंदर ही एक जगह है मडुआडीह स्टेशन भी है, बनारस में जाइएगा ना तो बनारस में अब मडुआडीह स्टेशन का नाम बदल दिया है, अब उसका नाम पड़ गया मडुआडीह स्टेशन, सॉरी मडुआडीह स्टेशन नाम था, उसका नाम कर दिया बनारस रेलवे स्टेशन। बनारस मडुआडीह स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया? बनारस रेलवे स्टेशन। बड़ी शानदार लुक अब हो गया इसका। हम जब ट्रेन पकड़ने गए थे तो बहुत शानदार लुक नहीं था, पर मोदी जी चमका दिए। इसके बाद आ जाइए तो सिटी तो ही कैंट रेलवे स्टेशन, बनारस कैंट, वो तो फेमस है ही। साथ में काशी भी एक स्टेशन है छोटा सा। तो बनारस में 3 स्टेशन है। काशी स्टेशन, इधर जाइए पहले काशी मिलेगा आपको, मुगलसराय से निकलेगा तो, उसके बाद आपको मिलेगा बनारस कैंट, सबसे लास्ट मडुआडीह। तो मडुआडीह में डीजल इंजन बनाने का कारखाना है, जिसको डीजल लोकोमोटिव वर्क कहते हैं, DLW बनारस में। बनारस में केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय सब्जी बोलो या साग भाजी, केंद्रीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान भाई, केंद्रीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान बनारस। प्राचीन काल में काशी राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में जो काशी महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी? बनारस। प्राचीन काल में काशी राज्य की राजधानी बनारस। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर है। भैया जो काशी है, बनारस है, भगवान शिव जी के त्रिशूल पर खड़ा है, भगवान शिव जी के त्रिशूल पर खड़ा है बनारस। तो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। बनारस में डीजल इंजन बनाने का कारखाना है, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय मुख्यालय भी कहाँ खोला गया? बनारस में। इलाहाबाद के बारे में लिख लो, इलाहाबाद में केंद्रीय अमरूद अनुसंधान संस्थान है। इलाहाबाद में केंद्रीय अमरूद अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय अमरूद। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, केंद्रीय अमरूद अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद। चलिए आगे, बिहार में कितने जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? थोड़ा बिहार स्पेशल का रिवीजन कर दें। बिहार में कितने जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? 12 जिले से। इसमें टाइम नहीं लेंगे। सबसे ज्यादा किस जिले में? पटना जिला में। गंगा नदी बिहार के 12 जिले से जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा किस जिले में बहती है? पटना जिला में, 99 किलोमीटर। सबसे ज्यादा पटना जिला में बहती है, 99 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर के चौसा में। गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है। निकलती कहाँ है गुरु? कटिहार से। कटिहार से बाहर निकल जाती है, यानी बक्सर से लेके कटिहार तक कुल मिला के 12 जिलों में गंगा प्रवाहित होती है, जिसमें सबसे ज्यादा पटना जिला में प्रवाहित होती है। गंगा नदी की बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। वैसे पूरे भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। पूरे भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और मैं बता दूं आपको कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से गुजरती है गुरु। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। आगे आ जाओ, बिहार के क्षेत्रफल के हिसाब से कैवां स्थान है? पूरे भारत में बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा रैंक है गुरु? बिहार का
क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से तीसरा। बिहार का जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का जनसंख्या में तीसरा स्थान है। जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान है। जनसंख्या घनत्व में बिहार नंबर 1 है, जनसंख्या में तीसरा है। और क्षेत्रफल में पहले 13वां था, पर जम्मू कश्मीर का 2 टुकड़ा हो जाने के कारण, जम्मू कश्मीर का 2 भागों में बढ़ जाने के कारण अब बिहार 12वें नंबर पे है। क्षेत्रफल में 12वां, क्षेत्रफल में 12वां, जनसंख्या में तीसरा, जनसंख्या घनत्व में पहला, और सेक्स रेशियो लिंगानुपात में 22वां। लिंगानुपात में बिहार का कौन सा रैंक है जी? 22वां। चलो गुरु, लिंगानुपात में 22वां। बिहार का नाम बिहार, यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान था। बौद्ध भिक्षु बिहार में आकर निवास करते थे, इसीलिए बिहार का नाम बिहार पड़ा। जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको बोलते हैं विहार, जहां बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उसको बोलते हैं चैत्य, और जहां बौद्ध भिक्षु की हड्डी अस्थि जलाने के बाद एक गुंबदकार बिल्डिंग में रख दी जाती है उसको बोलते हैं स्तूप। जहां बौद्ध भिक्षुओं को जलाने के बाद उनकी हड्डी को, जली हुई पार्ट को जिस गुंबदकार बिल्डिंग में रख दी जाती है उसको बोलते हैं स्तूप, और जहां बैठ के, जिस बरामदे में बैठकर बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं उसको बोलते हैं चैत्य पूजा। बुद्धम शरणम गच्छामि, वो बौद्ध धर्म में 3 रत्न है ना जी। बौद्ध धर्म के कितने रत्न? 3 रत्न। जैन धर्म में भी 3 रत्न है ना, वो दूसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक वो है, लेकिन बौद्ध धर्म के 3 रत्न का है जी। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, कौन कौन बोलो, कौन कौन? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म और संघम शरणम गच्छामि। ये भैया वहीं बैठ के पढ़ते हैं माला। और बौद्ध धर्म जहां रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग, उसको बोलते हैं विहार, इसीलिए बिहार का नाम बिहार पड़ा। बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों से घिरा है? 9 जिलों से। बिहार की राजधानी पटना 9 जिलों से घिरा है। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ भाई। जल प्रदूषण को मापने के लिए देखो नए प्रश्न आ गए। जय देखो आगे नया प्रश्न। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, रिकॉर्ड टूटना चाहिए आज भी, आज भी टूटना चाहिए गुरु। सेशन को लाइक कर दो, सेशन का लिंक कॉपी कर लीजिए, हो सके तो लिंक कॉपी करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, फेसबुक वाले लोग भी सेशन को शेयर कर दीजिए। जल प्रदूषण को मापने के लिए किसका परीक्षण करते हैं? ऑक्सीजन डिमांड का। बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल कोई जल कितना प्रदूषित है इसकी जांच के लिए डिमांड चेक करते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो गया तो जल प्रदूषित है, कम हो गया तो जल साफ है गुरु। तो बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में बढ़ जाए, घट जाए, इसे क्या मापा जाता है? जल कितना प्रदूषित है, कितना प्रदूषित नहीं है। महासागरों में आज लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, महासागरों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। इसके कारण आज बड़े बड़े द्वीपों को डूबने का खतरा है, बड़े बड़े द्वीप डूबने का खतरा है। आपको पता होगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता अगले 50 साल में डूब जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता अगले 50 साल में डूब जाएगा। इसीलिए बेचारा इंडोनेशिया अपनी राजधानी पहले से सेट कर दिया है नूसंतारा में। पिछले 2 साल पहले जब कोरोना महामारी चल रहा था तो नूसंतारा नाम के जगह पर इंडोनेशिया राजधानी बना चुका है, सबको वहीं शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि जकार्ता अब डूब जाएगा, क्योंकि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सारा ग्लेशियर के पानी आके समुद्र में मिल रहा है, तो गुरु स्तर तो बढ़ेगा ही। तो गुरु क्या भी अत्यधिक वर्षा के कारण बिल्कुल नहीं, अम्ल वर्षा के कारण बिल्कुल नहीं, ध्रुवीय प्रदेशों से जो बर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो दिन दूर नहीं, यदि हम नहीं सुधरे तो सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा। और आपको पता है ना, पीने लायक पानी, पीने वाले पानी का सबसे बड़ा सोर्स ग्लेशियर है गुरु। सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है? ग्लेशियर में। ग्लेशियर गया तो पीने का पानी भी गया, पानी ही नहीं गया बल्कि पानी आ गया समुद्र में, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ा, बंबई डूब जाएगा, चेन्नई डूब जाएगा, कलकत्ता डूब जाएगा, अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। गुरु संभल जाओ टाइम रहते, वरना ग्लोबल वार्मिंग हम सभी को निगल जाएगा। तो गुरु बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से, ग्रीन हाउस गैस के कारण तापमान के बढ़ने से लगातार पिघल रहे हैं। अभी हाल ही में एक ग्लेशियर था A71, उसका नाम दिया गया A71 ग्लेशियर, वो टूटकर समुद्र में मिल गया है। उससे 2 साल पहले जितना ब्रिटेन उतना बड़ा ग्लेशियर टूटकर समुद्र में मिला था। तो लगातार ग्लेशियर टूट रहे हैं, समुद्र में आके मिल रहे हैं, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ेगा, हम तो डूबेंगे ही, साथ साथ पानी की भी बड़ी कमी हो जाएगी। चलिए भैया, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस मतलब वाटर वेपर, जल वाष्प भी आता है ग्रीन हाउस गैस में। जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है जी? ग्रीन हाउस गैस में आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है जो ओजोन परत के डिप्लेशन में भी योगदान देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, वाटर वेपर, ये भी क्या काम करता है? ग्रीन हाउस गैस का। ग्रीन हाउस गैस वह गैस होता है जो धरती से निकलने के बाद आसमान में पूरे कंबल की तरह जमा हो जाता है, ब्लैंकेट की तरह, सूरज से आने वाली गर्मी को तो आने देता है। ग्रीन हाउस गैस ऐसा गैस होता है जो सूरज से आने वाली गर्मी को धरती तक आने देता है, और धरती जो गर्मी छोड़ती है उसे जाने नहीं देता, तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी से होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो गुरु कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वन में वृद्धि होने से तो और कमेगा जी। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, मीथेन में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, जलवाष्प में वृद्धि, उसके बाद में वृद्धि, ये सब क्या बनेगा? ग्रीन हाउस गैस, जो सूरज की गर्मी को आने देगा और धरती गर्मी को जाने नहीं देगा, जिससे हमारा हीट बजट खराब हो जाएगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। हारना मना है, थकना मना है गुरु। नए प्रश्नों को लाया हूं। जो जुगाली करते हैं पशु, जो पशु भूसा खा के
अब बाद में इसको लोग बोलते बिहार में पगुराना, नहीं बोलते भाई भैंस के आगे बीन बजावे बैठल भैंस पगुराए, तो पगुराना, जो भैंस पगुराता है ना उसके मुंह से भी गैस निकलता है, वो गैस का नाम कौन सा है पूछ रहा है भैया। जुगाली करने वाले पशु, धान का खेत, गाय भैंस का गोबर, नाली, कीचड़, सड़ा गला पदार्थ, सबसे निकलता है मीथेन। और मीथेन धरती के बाद सबसे ज्यादा कहीं है तो मंगल ग्रह पे लिख लो। धरती पूरे जो सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रह में सबसे ज्यादा पृथ्वी पर मीथेन, लेकिन इसके बाद कहां, मंगल ग्रह पर। सब धरती के बाद सबसे ज्यादा मीथेन लिख लो मंगल ग्रह पे है, इसीलिए मंगल ग्रह पे मीथेन है, इसीलिए वैज्ञानिक सबसे ज्यादा जिंदगी की तलाश कहीं कर रहे हैं। तो कहां कर रहे हैं गुरु, वो कर रहे हैं मंगल ग्रह पर। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह जो है मीथेन है, इसका मतलब पानी के बिना कुछ सड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब कभी ना कभी पानी रहा होगा। यदि पानी मिल गया तो तुरंत कॉलोनी कटने लगेगा वहां जाके। लोगों की शादियां तय होगी, कहां शादी तय की है जी बेटा का, तो मंगल ग्रह पर। कहां चलना है बाराती, तो मंगल ग्रह पर। लड़का पढ़ता कहां है, तो चंद्रमा पर। चलो गुरु आगे आ जाओ। नेक्स्ट मीथेन, भाई सीएनजी में भी सबसे ज्यादा मीथेन, सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस में, प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा मीथेन, गोबर गैस या बायोगैस में सबसे ज्यादा मीथेन, धान के खेत से मीथेन, गाय भैंस जानवर के गोबर से मीथेन, जुगाली करने वाले पशु के मुंह से मीथेन। चलो गुरु, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में यदि कोई अलग से कुछ मिल जाए, भाई वायुमंडल में जो गैसेज हैं उनमें कुछ अलग से मिला दीजिए वायुमंडल में, तो क्या फर्क पड़ेगा। वायुमंडल में जो गैसेज हैं उन गैस में अलग से कोई गैस मिला दीजिए तो क्या कहलाएगा, हवा का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, रेडियो ध्वनि प्रदूषण। भैया हवा में मिला है तो क्या ध्वनि का प्रदूषण होगा? अरे भैया ध्वनि प्रदूषण क्यों होगा, हवा में मिला है तो हवा का प्रदूषण होगा। क्यों जी, हवा में जो गैसेज हैं सबसे ज्यादा हवा में कौन सा गैस है गुरु, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है गुरु, 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%। उसके बाद आर्गन है, उसके बाद CO2 है। ये पूछता है दोनों, CO2 पूछता है फिर 0.03%। पूछता है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03%। कई बार पूछा गया है, मैं लिख देता हूँ VVI गुरु, ये VVI है गुरु। CO2 का प्रतिशत कई बार पूछा है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत 0.03, नाइट्रोजन 78 सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन। गुरु अगर इसमें कोई अलग से मटेरियल मिल जाए, अलग से मटेरियल मिल जाए तो क्या होगा, हवा प्रदूषित हो जाएगी, हवा प्रदूषित हो जाएगी। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन आता है किस ऑर्गन को, किस ऑर्गेनिज्म को हम वायु प्रदूषण का सूचक मानते हैं। वायु प्रदूषण का इंडिकेटर किसे माना जाता है, वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन का सूचना देने वाला किसको मानते हैं, सूचना देने वाला यानी इंडिकेटर किसको मानते हैं, वायु प्रदूषण का इंडिकेटर मानते हैं लाइकेन को। लाइकेन को हवा प्रदूषण का इंडिकेटर मानते हैं, लाइकेन को वायु लिख लो। लाइकेन, लाइकेन का मतलब बताओ, शैवाल और कवक के मिलने से बनता है लाइकेन। शैवाल और कवक ये दोनों सहजीवी संबंध रखते हैं, शैवाल और कवक इन दोनों के मिलने से बनता है लाइकेन। लाइकेन इज इक्वल टू एल्गी प्लस फंगस। भाई कवक को अंग्रेजी में बोलते हैं फंगस, शैवाल को एल्गी, एल्गी और फंगस के मिलने से बनता है लाइकेन। और लाइकेन को क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण का सूचक। जब लाइकेन भारी मात्रा में हो वायुमंडल में तो समझिए कि वायु साफ है, अगर उसकी मात्रा कम जाए तो समझिए कि वायु गंदा हो चुका है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिश है वहां तक जाने की जहां तक बीपीएससी जाना चाहती है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। वायु प्रदूषण का कारण क्या है पूछ रहा है। वायु प्रदूषण का कारण ध्वनि विस्तारक यंत्र, ध्वनि जो बहुत ज्यादा आवाज करने वाला यंत्र है। वायु प्रदूषण का कारण यह है या कीटनाशकों का प्रयोग, धुआं, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण करने का मेन सोर्स है गुरु, स्मोक। स्मोक जो है, धुआं जो है हवा को प्रदूषित कर देती है। आगे आ जाओ नेक्स्ट, अगला, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण में कौन सा गैस होता है, हवा से जो निकलता है, सॉरी वाहनों से यानी व्हीकल से, वाहनों से निकलने वाला जो गैस है वो इनमें से कौन सा प्रदूषण करता है। और जो काला धुआं, काला धुआं जो साइलेंसर से निकलता है, साइलेंसर से जो काला धुआं निकलता है वो कौन सा है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो परिपूर्ण है ऑक्सीजन से। इसके पास ऑक्सीजन की कमी है, अंदर जाता है ना तो ब्लड वाला ऑक्सीजन वाले लेता है, तो ऑक्सीजन को ब्लड में कमी होने लगता है तो मुंह नाक से खून निकलने लगता है। ब्लड चाहता है कि बाहरी से ऑक्सीजन ले लें, तो क्या हो जाता है जी, मुंह नाक से खून निकल जाएगा। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर चल जाए तो मृत्यु भी हो सकता है, सबसे खतरनाक होता है गुरु। आगे आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। इनमें सबसे ज्यादा हवा में प्रदूषण कौन फैलाता है, सबसे खतरनाक प्रदूषण कौन करता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। हवा को सबसे अधिक प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को लाइक कर दो, हारना मना है। भाई कभी भी जीवन में तकलीफ हो, ये बात जरूर याद रखना, जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं, जिसके जीवन में कोई चैलेंज नहीं, वो कुछ नया नहीं कर पाया आज तक। जीवन में यदि किसी ने नया किया है, चाहे आइंस्टीन हो या न्यूटन हो या गैलीलियो हो या आर्यभट्ट हो या अमिताभ बच्चन हो या सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी व्यक्ति जीवन में नया किया है उसके जीवन में चैलेंज और तकलीफें रही होंगी। जिसको तकलीफों ने पाला है उसी का जीवन सौरा है गुरु। इसलिए कभी भी तकलीफ हो उसको खुशियां मनाइए कि हमें
हमें भगवान ने योग्य समझा, इसलिए इतनी तकलीफें दी हैं और इससे मैं पार पाऊंगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को बड़ा जिम्मेवारी तब देता है, वो समझता है कि ये आदमी योग्य है, ज्यादा जिम्मेवारी मिली है, ज्यादा चैलेंज मिला है, इसका मतलब भगवान आपको ज्यादा योग्य समझते हैं। तो लगातार मेहनत करिए, जूझिए। सचिन तेंदुलकर जब एक मैच में खेल रहे थे तो लगा पाकिस्तानी बॉलर का नाक पे लगा बॉल और नाक से खून आने लगा। लोगों ने कहा बैठ जाइए, पवेलियन में नहीं बैठा और कहा मैं खेलेगा। 16 साल का लड़का लगातार खून निकलता रहा, खेलता रहा, आज सचिन तेंदुलकर बना। तो गुरु सचिन बनने के लिए, अमिताभ बच्चन बनने के लिए और कलाम साहब बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है गुरु। चलो, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किससे? वृक्षों के द्वारा, पेड़ लगाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसलिए कभी हारो मत। राहत इंदौरी का एक लाइन है, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। चलो गुरु, वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, वृक्ष लगाकर। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला त्योहार, उत्तराखंड में एक त्योहार बनता है हरेला। हरेला त्योहार ये किससे संबंधित है? उत्तराखंड का हरेला त्योहार इनमें से किससे संबंधित है? ये वही उत्तराखंड है जहां चिपको आंदोलन चलाया गया था। ये वही उत्तराखंड है जहां चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन भैया सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, लिख लो। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी ने पेड़ को बचाने के लिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत की। पेड़ बचाने के लिए किसने शुरू किया? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। इसी टाइप का एक आंदोलन पेड़ को बचाने के लिए एक और आंदोलन हुआ था चिपको के जैसा ही, एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन ये हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक में इसको शुरू करने वाले नेता थे हेगड़े। हेगड़े शुरू किए थे इसको, हेगड़े भाई। जैसे उत्तराखंड में चला पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन, उसी प्रकार कर्नाटक में चला एपीको आंदोलन, हेगड़े ने चलाया। और गुरु हरेला त्योहार भी पौधारोपण से है। इस त्योहार के दिन पेड़ लगाए जाते हैं, पौधा लगाए जाते हैं। इस त्योहार के दिन पौधा लगाने की बात होती है। उत्तराखंड की बात करें तो हाल ही में एक टनल बन रहा था उत्तराखंड के। एक टनल में अभी कल ही की बात है गिर गया टनल, जिसके कारण 40 मजदूर अंदर फंस गए। अब उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड में गुरु दून और द्वार है, दून और द्वार उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में गुरु रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान लिखो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, दोनों उत्तराखंड में है। दून और द्वार ये उत्तराखंड में है गुरु। और उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी है। आप सभी लोग जब टीचर बनिएगा, पढ़ने का टाइम मिलेगा, खूब पढ़िएगा तो आईएएस भी बनिएगा। जब आईएएस बनिएगा तब आपकी ट्रेनिंग मसूरी में होगी। मसूरी में कैंपटी फॉल है, कैंपटी वाटरफॉल। मसूरी, उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग होती है, जिसका नाम है लबासना, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। यही आईएएस की ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पर कैंपटी फॉल है, कितना शानदार जगह होगा, बर्फ सामने, पहाड़ बर्फ का सामने कैंपटी फॉल, लबासना सेंटर। 1 साल की ट्रेनिंग, बनिएगा तब पढ़िएगा तब बनिएगा। चलो गुरु, दून और द्वार उत्तराखंड में मसूरी है। इसके बाद उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड अभी हाल की बात करें, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आया था, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं। चलो गुरु, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा 2 सेकंड के लिए हट जाता हूं। आप कहते हैं सर हटते नहीं है, खाली बोलते हैं स्क्रीनशॉट। लो हट गए, अब न लोगे तो पट्टी फोड़ देंगे मार के। चलो गुरु, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, आगे आ जाओ, सेशन को लाइक कर दो। कुल 112 प्रश्नों के लिए। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वो क्या कर देते हैं? अवशोषित। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वे अवशोषित कर लेते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लेता है ना, पेड़ क्या लेता है? इंसान ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। अब पेड़ CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो CO2 रात भर में पेड़ सारा CO2 क्या कर लेता है? खा जाता है। और सुबह में क्या प्योर एयर, भोरे क्या होता है? टहलना चाहिए। पर आलसी लोग शाम को टहलते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो सुबह टहलते हैं 5 बजे जग के। जो आलसी है 9 बजीवा पैसेंजर है, वो क्या करते हैं गुरु? वो शाम को टहलते हैं कि हमको तो शाम में टहलना है। चलिए आगे आओ। चलिए, गैसीय अपशिष्ट क्या है? इनमें से गैसीय अपशिष्ट मतलब प्रदूषण कौन सा है? घरों से निकला गंदा पानी, पानी थोड़ा ना गैस है, वो लिक्विड है जी। सब्जी या फलों का छिलका ये सॉलिड है जी। लकड़ी और कोयले के जलने से निकलता हुआ धुआं। भाई गैसीय पॉल्यूशन पूछ रहा है, गैसीय अपशिष्ट पूछ रहा है। क्या है गैसीय अपशिष्ट? गैस के फॉर्म में ये सब प्रदूषण ही है, लेकिन गैस के फॉर्म में कौन है? ये द्रव के फॉर्म में है, ये ठोस और ये गैस नहीं जी। भाई जो छिलका है, सब्जी या फल का छिलका क्या है? सॉलिड है, ठोस है। उसी तरह से जो घरों से निकला गंदा पानी लिक्विड है, द्रव है। फिर पूछ रहा है गैस में के रूप में कौन है? तो लकड़ी कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। चलिए, आसान क्वेश्चन है पर समझने वाला क्वेश्चन है। मोटर कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुरु, नोट करो। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण मानसिक रोग पैदा करते हैं। किससे? मोटर कार से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है, मोटर कार से निकलने वाला जो प्रदूषण है गुरु, उसमें से कौन ऐसा प्रदूषण है जो दिमागी बीमारी के लिए जिम्मेवार है? मोटर कार से निकलने वाला प्रदूषण में कौन ऐसा पॉल्यूशन है जो दिमागी बीमारी? तुम लोग कहा था ना, इससे थोड़ा साइंस के भी क्वेश्चन ले आइए, थोड़ा पर्यावरण के भी क्वेश्चन ले आ गए। खाली कमेंट में लोग लिख रहा है कि सर खाली इतिहास करवाते हैं, तो लो आ गया, इतिहास से हट गए। तो लोग इतिहास से इतना का नुकसान है भैया। शीशा से होने वाला प्रदूषण दिमागी बीमारी के लिए
गाड़ी से निकलने वाला, मोटर कार से निकलने वाला प्रदूषण में जो सीसा है वो दिमागी बीमारी के लिए जिम्मेवार होता है। मैं बता दूं कि पारा से मीन माता बीमारी होता है। मीन माता क्वेश्चन आ जाए, मीन माता बीमारी पारा से होता है। कैडमियम से इटाई, कैडमियम से होने वाला बीमारी कौन है जी? इटाई बीमारी लिखो। इटाई कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है? इटाई पारा से, मरकरी से मीन माता बीमारी। सीसा से, मोटर गाड़ी से निकलने वाला सीसा दिमागी बीमारी के लिए, मस्तिष्क के बीमारी के लिए जिम्मेवार है। अच्छा एक बात और, ये जो मीन माता बीमारी है सबसे पहले कहां देखा गया था? जापान में। मीन माता बीमारी सबसे पहले जापान में देखा गया था और भारत में सबसे पहले चेन्नई में। मीन माता बीमारी सबसे पहले जापान में देखा गया था और भारत में सबसे पहले चेन्नई में। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। तुम लोग लाइक में कहा कंजूसी का तो समझ नहीं आता मुझे। सेशन को लाइक कर दो गुरु, इतना जोर से बोलना पड़ेगा तब करोगे। कर दो लाइक फटाक से। चलो गुरु आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु आगे। लो आ ही गया अगला क्वेश्चन। अगर अब गलती हुआ तो हम नहीं जानेंगे तुम कौन हो, फराठी निकालेंगे। बांस वाला नहीं रहता है, दे फटाफट। गुरु बताओ जल्दी, मीन माता बीमारी सबसे पहले जापान में, भारत में सबसे पहले चेन्नई में। गुरु ये होता है मरकरी से। मरकरी से होता है। सबसे पहले कहां देखा गया? जापान में। और उसके बाद भारत में कहां देखा गया? तो चेन्नई में। पारा का लिखो, एक चीज और लिख लो। मरकरी का उपयोग थर्मामीटर, बुखार नापने वाला जो जनरल थर्मामीटर होता है, ऑर्डिनरी थर्मामीटर लिख लो। ऑर्डिनरी थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग करते। एक चीज और लिखो, मरकरी की बात करें तो इसका आंसर देने से लिखो पहले, इसका आंसर बाद में देना। लिखो मरकरी का उपयोग ऑर्डिनरी थर्मामीटर में होता है, जनरल थर्मामीटर में होता है। और एकमात्र धातु, जितने भी मेटल्स हैं सब सॉलिड फेज में होते हैं। सारे के सारे धातु लिखो, जितने भी मेटल हैं सब सॉलिड होते हैं। अकेला पारा है, अकेला मरकरी यानी पारा है जो धातु तो है और लिक्विड अवस्था में है। लिखो गुरु, अकेला मरकरी पूरे धातु में, पूरे मेटल में अकेला मरकरी है। सारे मेटल सॉलिड होते हैं। अकेला मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर 25, रूम टेम्परेचर कितना को मानते हैं भी पूछता परीक्षा में। रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस को, 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर माना जाता है। रूम टेम्परेचर पर एकमात्र धातु, एकमात्र मेटल है मरकरी जो लिक्विड अवस्था में, बाकी सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं। देखो नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होते हैं। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और धातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। लेकिन धातु सभी के सभी मेटल होते हैं। अकेला ऐसा धातु है मरकरी तो क्या होता है गुरु? वो होता है लिक्विड। कौन सा इनमें से वायुमंडलीय प्रदूषण का कुछ ज्ञान बढ़ रहा है गुरु? आप लोगों का ज्ञान इंक्रीज हो रहा है तो लिखो जी सर ज्ञान बढ़ रहा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार है? अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन। एसिड रेन के लिए दो, एक तो SO2 और दूसरा NO2। गुरु नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इससे बनता है H2SO4। SO2 से बनता है H2SO4 और NO2 से बनता है HNO3। भाई अम्ल वर्षा, एसिड रेन, जिससे ताजमहल बर्बाद हो गया। ताजमहल के पत्थरों को काला करने में एसिड रेन का बड़ा योगदान है। तो एसिड रेन में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों जिम्मेवार है। इससे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बन जाता है नाइट्रिक एसिड। जब वर्षा के पानी इससे रिएक्शन करता है तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। और जब वर्षा के पानी इससे रिएक्शन करता है तो बनता है नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दोनों होता है एसिड रेन में। लिख लीजिए, कार के बैटरी में कौन सा एसिड? कार के बैटरी में कौन सा एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड। वर्षा के पानी में कौन सा एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों होता है। कार के बैटरी में, गाड़ी के बैटरी में, घर में जो बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड। खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खाना पचाने के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भैया इमली में टार्टरिक एसिड, नींबू संतरा आंवला में साइट्रिक एसिड, नींबू संतरा आंवला में साइट्रिक एसिड। अगरू इमली में टार्टरिक एसिड। भैया बिच्छा जानते हो ना, काट लेता है, बड़ी लहरता है। बिच्छू और चींटी में फॉर्मिक एसिड, बिच्छू और चींटी में फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन लिखो गुरु, इसके बाद लिखो सेव में मैलिक एसिड, सेव एप्पल में मैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड दही में लैक्टिक एसिड। और सिरका विनेगर कई बार पूछा गया है। विनेगर यानी सिरका ना जानते हो जी, दही हुई जमाने के लिए उपयोग करते हैं। दही जमाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिरका करते हैं। एसिटिक एसिड सिरका का प्रयोग करते हैं। सिरका में कौन सा? अचार उचार सब में या मुरब्बा बनाते में करते हैं इस्तेमाल उसका। सिरका में एसिटिक एसिड दैट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दही में लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन आता है मांसपेशियों में किसका जमाव हो जाता है जिससे थकावट महसूस होता है? तो लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव से थकावट का एहसास होता है। चलो गुरु आगे आ जाओ, सवाल ना छूटे।